हेलो एवरीवन, वेलकम टू हर्षित क्लासेस। मैं हूं आपका सचिन सर और आज हम यहां पे सिर्फ सिविक्स को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे और रियल लाइफ एग्जांपल से कनेक्ट करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पावर शेयरिंग? आखिर पावर शेयरिंग है क्या? अगर आप पढ़ें, पावर शेयरिंग का मतलब ये नहीं होता कि पावर को डिवाइड करने से कोई भी कंट्री वीक हो जाती है। पावर शेयरिंग का मतलब होता है जब आप पावर बांटते हैं, साथ में सबको स्टेबल करते हैं, एक मेजॉरिटी कम्युनिटी और एक माइनॉरिटी कम्युनिटी दोनों की बातों को साथ लेके चलते हैं, तो पावर शेयरिंग पॉसिबल है। जैसे क्लास में एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझें, जैसे क्लास में एक मॉनिटर होता है, एक परफेक्ट होता है और कैप्टन होता है। इसलिए ताकि सारी जिम्मेदारी एक बच्चे पर ना आ जाए, उससे बचने के लिए हम पावर्स को इक्वली डिवाइड करते हैं ताकि क्लास में स्टेबिलिटी रहे, क्लास इनस्टेबल ना हो किसी एक लीडर के अंडर। तो ध्यान से, एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिजाइन अ डेमोक्रेसी। क्लियर? नेक्स्ट, हम दो कंट्रीज के एग्जांपल्स को लेंगे। फर्स्ट इज बेल्जियम, अदर इज श्रीलंका। अगर आप बेल्जियम के एग्जाम्पल को समझें, बेल्जियम एक यूरोप की छोटी सी कंट्री है जिसका एरिया हरियाणा से भी छोटा है, पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है। लेकिन वहां पर अगर आप डिवीजन को ध्यान से देखें तो फ्लैमिश रीजन के अंदर, अगर आप फ्लैमिश रीजन को ध्यान से देखो तो फ्लैमिश रीजन 59% होल्ड करता है और वहां पर रहने वाले लोग डच भाषा का प्रयोग करते हैं। वहीं पर 40% लोग वेलोनियन रीजन में रहते हैं जो कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं? फ्रेंच भाषा का। यानी यहां पर दो लिंग्विस्ट कम्युनिटी डोमिनेट करती हैं पूरे बेल्जियम को। लेकिन ट्विस्ट कहां है? ट्विस्ट है इनकी कैपिटल सिटी में। कैपिटल सिटी में 80+20 का रेशो है, जहां पर 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% डच भाषा बोलते हैं। यानी कैपिटल सिटी में रिवर्स है। और जो हमारी फ्रेंच कम्युनिटी है वो नंबर में कम हो सकती है लेकिन पैसे और पावर के मामले में ज्यादा स्ट्रांग है इन कंपेयर ऑफ डच कम्युनिटी। क्लियर? वहीं पर श्रीलंका का एग्जांपल लें। श्रीलंका हमारे साउथ में एक कंट्री है, आइसोलेटेड लैंड है। 75% वहां पे सिन्हाला स्पीकर्स है जो कि डोमिनेट करते हैं पूरे श्रीलंका को, और वो एक रिलीजन फॉलो करते हैं, रिलीजन है बुद्धिस्ट। वहां पर 18% तमिल है। 18% तमिल में से अगर हम ध्यान से देखें तो दो ग्रुप निकल के आते हैं, 13% श्रीलंकन एंड 5% इंडियन। ये 5% इंडियन तमिल कौन है? जिनके 4 फादर कॉलोनियल पीरियड में मूव करके श्रीलंका शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से वहां पे इंडियन तमिल का भी एक ग्रुप बना। और 7% लोग क्रिश्चियन है जो कि सिन्हाला भी हैं और तमिल भी हैं। क्लियर? अब हमारे पास एक टर्म आती है एथनिक। एथनिक कल्चर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सोशल डिवीजन जो कि किसी कल्चर बेस्ड पे होता है, ना कि रिलीजनल या फिर किसी और बेस्ड पे। ये एथनिक कल्चर कैसे काम कर सकता है? ये काम कर सकता है हमारे किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, किसी कल्चर, फेस्टिवल, किसी भी प्रकार से जब पूरी कंट्री के लोग एक रहें। क्लियर? अब क्या करा था श्रीलंका ने? किस तरीके से श्रीलंका ने मेजॉरिटेरियन पॉलिसी का यूज करा? मेजॉरिटेरियन पॉलिसी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा विश्वास, एक ऐसा बिलीफ कि मेजॉरिटी कम्युनिटी कुछ भी कर सकती है कंट्री के अंदर, वो जैसे चाहे, जिस रूप में चाहे, माइनॉरिटी कम्युनिटी के डिमांड्स, उनके राइट्स को इग्नोर करते हुए। ऐसा ही श्रीलंका में हुआ। श्रीलंका 1948 में आजाद होता है, जहां पर सिन्हाला कम्युनिटी ने डोमिनेट किया, जैसा हमने पहले पढ़ा। अब उनके इस डोमिनेंस के अंदर उन्होंने 1956 में एक एक्ट पास किया। 1956 के इस एक्ट के अंदर उन्होंने सिन्हाला लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला लैंग्वेज को ही प्रायोरिटी दी गई। 1956 के इस एक्ट में लैंग्वेज को बढ़ावा, प्लस उन्होंने एक ऐसी प्रेफरेंशियल पॉलिसी लाई जिसके अंदर उन्होंने कहा यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट जॉब्स में सबसे पहली जो प्रेफरेंस होगी वो सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला पीपल्स को दी जाएगी, और स्टेट जो है वो बुद्धिज्म को ही फॉस्टर करेगा। यानी स्टेट जो है वो बुद्धिस्ट रिलीजन को ही फॉस्टर करेगा। थर्ड चीज, उन्होंने ये सारे पॉलिसीज लगाए एजुकेशन के मामले में, गवर्नमेंट जॉब्स के मामले में, सभी में सिर्फ सिन्हाला लोगों को ही प्रायोरिटी दी गई। इसका इफेक्ट क्या हुआ? इफेक्ट हुआ जो तमिल पीपल थे उनको अलग महसूस हुआ, एलियनेटेड महसूस हुआ। अपने आप को अलग महसूस होने की वजह से उन्होंने किसकी डिमांड करनी शुरू करी? इक्वालिटी की डिमांड करनी शुरू करी, जिसकी वजह से वहां पर क्या शुरू हो जाता है? सिविल वॉर। और सिविल वॉर किसके लीडरशिप में स्टार्ट होता है? LTTE,
लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम। इन्होंने क्या डिमांड करी? इन्होंने, अगर हम मैप को ध्यान से देखें, अगर हम इस मैप को देखें तो इस रीजन में सबसे ज्यादा तमिल लोग हैं। तो इन्होंने नॉर्थ और ईस्टर्न रीजन में डिमांड करी कि हमें एक अपना इंडिपेंडेंट स्टेट दिया जाए, जिसकी एंडिंग कैसे होती है? इसमें 1 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, 26 साल का लंबा वॉर कॉन्फ्लिक्ट होता है, जिसके अंदर फाइनली 2009 में गवर्नमेंट, जो इनका लीडर रहता है प्रभाकरण, उसकी मौत के बाद यह सिविल वॉर एंड होता है। क्लियर है? लेकिन उसी जगह पे अगर हम बेल्जियम का एग्जांपल लें, बेल्जियम ने कैसे इस प्रॉब्लम से डील करा? बेल्जियम ने 1970 से लेकर 1993 तक ऐसे 4 कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंट चेंजेस करे जिनकी वजह से वहां पर पीस एंड हार्मनी में लोग आज भी रह रहे हैं। और इसी वजह से यूरोपियन यूनियन ने उन्हें अपना हेडक्वार्टर्स भी चुन लिया, क्योंकि वो डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन के सामने आया। पहली चीज, इन्होंने नंबर ऑफ इक्वल मिनिस्टर रखे डच एंड फ्रेंच। कहां पर? सेंट्रल गवर्नमेंट में। 50-50 रूल के हिसाब से आप याद रख सकते हो कि जितने मिनिस्टर इतने होंगे, उनके ही डच के भी रहेंगे। स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा पावर्स दे दी गई लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट से, और उनको अपने एरिया पर रूल करने के लिए कहा गया। वो सबऑर्डिनेट नहीं थे सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर। तीसरी चीज, ब्रुसेल को एक अलग से गवर्नमेंट दी गई, जिसकी खुद की सेपरेट गवर्नमेंट है, और वहां के रिप्रेजेंटेटिव भी इक्वल ही होंगे, जैसा कि पूरी कंट्री में है वैसा ही कैपिटल में भी है। और एक लास्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट रही, उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट दी। जो कौन इलेक्ट करेगा? इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ वन लैंग्वेज कम्युनिटी टू हैंडल कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज इश्यूज। यानी मान लीजिए कि अगर आप वहां पर रहते हैं तो आपके लिए जो डेवलपमेंट के सारे रूल्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, बट आप वहां पर स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में क्या पढ़ाई होगी, क्या कल्चर से रिलेटेड इश्यूज हैं, वो सारी चीज वहां की लोकल गवर्नमेंट डील करेगी। नेक्स्ट चीज, पावर शेयरिंग आखिर जरूरी क्यों है? इसके 2 रीजंस होते हैं, एक प्रूडेंशियल रीजन, एक मोरल रीजन। आसान भाषा में आप याद रख सकते हो, P फॉर प्रूडेंशियल और P फॉर पीस, और M फॉर मोरल एंड M फॉर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब क्या हुआ? प्रूडेंशियल रीजन में हम केयरफुल कैलकुलेशन, यानी अपने गेन्स एंड लॉसेस को जरूर ध्यान में रखते हैं। जब अपने गेन्स एंड लॉसेस को ध्यान में रखते हैं तो हम कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करते हैं, जो सोशल ग्रुप्स में होती है जनरली, जैसे बेल्जियम या श्रीलंका के केसेस में हुआ। मोरल रीजन, हम इसमें फेयरनेस पे रहते हैं कि हमें किस तरीके से लोगों को इक्वालिटी देनी है, सारी चीजें बांटनी है, और ये वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी भी है कि लोगों के पास ये राइट होना चाहिए कि वो कैसे गवर्न होंगे, किस प्रकार से गवर्न होंगे। जैसे हमने बेल्जियम के केस में देखा, उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करी एक लैंग्वेज के लोगों को। पावर शेयरिंग के 2 फीचर्स होते हैं। अगर आप इसे पावर को डिवाइड करने का एक तरीका समझे, सबसे पहला तरीका है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं? सेम लेवल पर डिफरेंट पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के थ्रू। सबसे पहला जो ऑर्गन है वो है लेजिस्लेचर, इसका काम है कानून को बनाना, कानून। उसके बाद एग्जीक्यूटिव, जिनका काम है उसे इंप्लीमेंट करवाना। जुडिशरी का काम है उसे इंटरप्रेट करते रहना। और ये तीनों ही ऑर्गन एक दूसरे को सेम लेवल पर चेक करते रहते हैं, इसी के लिए इसे चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम भी कहा जाता है। वहीं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करें तो यहां पे डिफरेंट लेवल पर पावर्स को डिवाइड किया गया है, सेंट्रल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, और कुछ कुछ देशों में थर्ड लेवल, जिसे हम लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं या म्युनिसिपल या पंचायत गवर्नमेंट भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और ये फेडरल सिस्टम ऑफ पावर भी कहा जाता है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में भी देखेंगे। अगर आपको याद रखना है तो हॉरिजॉन्टल के लिए हम सेम लेवल, चेक्स एंड बैलेंस, और वर्टिकल पे हम टॉप टू बॉटम। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का पार्ट 2, अगर आप इस पे देखते हो किस तरीके से पावर शेयरिंग और जरूरी है, तो अगर हम देखें पावर शेयरिंग सिर्फ कंट्रीज की गवर्नमेंट में नहीं, लिंग्विस्ट ग्रुप और रिलीजियस ग्रुप्स में भी डिवाइड होनी बहुत जरूरी है। जैसे इंडिया के केस में हम देखते हैं, इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, इंडिया में अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप्स भी हैं, जिसकी वजह से हमें पावर्स को ऐसे डिवाइड करना चाहिए कि किसी को भी कॉन्फ्लिक्ट की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। इसी के लिए हम कम्युनिटी गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट जैसी चीजें प्रोवाइड कराते हैं, या फिर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी जैसी चीजें भी इंडिया में दी गई हैं वीकर सेक्शन और विमेंस के लिए, ताकि वो भी अपने राइट्स को आगे रख सकें। क्लियर? पावर शेयरिंग पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स के अंदर भी डिवाइडेड होती है। हम कंपटीशन इंश्योर क्या करता है कि पावर एक के हाथों में नहीं रहनी चाहिए।
जब पावर एक के हाथों में नहीं रहेगी तो सब बेटर डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। डायरेक्ट शेयरिंग कैसे होती है? जब दो पार्टीज अपने विनिंग के लिए, किसी भी इलेक्शन को जीतने के लिए एक कोअलायंस फॉर्म करते हैं, यानी दोनों पार्टीज अपने अपने वोट्स को सम अप करते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। इनडायरेक्ट शेयरिंग कैसे है? कई बार जैसे ट्रेडर्स एंड फार्मर्स, ये कुछ ऐसे ग्रुप्स टीम अप करते हैं, एक साथ गवर्नमेंट के सामने अपने पॉइंट्स को, इश्यूज को रेज करते हैं और इस तरीके से ये पावर्स को शेयर करते हैं गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करके। क्लियर? लास्ट हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। डिफाइन मेजॉरिटेरियनिज्म। इसके लिए आप स्लाइड 4 को देखेंगे, जहां पर एक मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी के बिलीव्स को इग्नोर कर देती है। कम्युनिटी गवर्नमेंट हमने देखा था, जिसे सिर्फ एक लैंग्वेज के ग्रुप के लोग डील करते हैं। स्टेट हमने प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन्स के बारे में समझा। जब आप गेन्स एंड लॉसेस को ध्यान में रख के करते हो तब आप प्रूडेंशियल रीजन्स करते हो, और बाकी डेमोक्रेसी की स्पिरिट के लिए आप मोरल रीजन्स को फोकस करते हो। ये दोनों क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं, आप इन्हें प्रिपेयर करेंगे अगली क्लास के लिए। और ऐसे ही आगे कंटिन्यूअस हम कई सारी वीडियोस लाएंगे इन लेक्चर्स के थ्रू, आपको टॉपर बनाएंगे। इसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा। आगे भी हम कई सारी वीडियोस अपलोड करेंगे इससे रिलेटेड। क्लियर? और लास्ट में आप ये पेज समरी देख सकते हैं। जैसे ही आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, उसके बाद आप क्विक रिवीजन के लिए इन सारी चीजों को देख सकते हो की पॉइंट्स के थ्रू, जिससे आप और ज्यादा इंप्रूव कर पाओ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हर्षित क्लासेस। मैं हूं आपका सचिन सर, और आज हम यहाँ पे सिर्फ सिविक्स को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे और रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग के बारे में।